बाबा हर साल गांव से एक नई नौकरानी ले आते। कुछ वक्त बाद वे नौकरानी गायब हो जाती तो बाबा कहते किसी के साथ भाग गई। पर इसके बाद बाबा के पास बहुत सारे पैसे होते। इस बार बाबा हमें लेकर दूसरे शहर आ गए और अपना नाम बदल लिया और गुस्से से कहा कोई गांव नहीं जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी वालों के साथ घूमने गई तो हमारे ही गांव चली गई। जैसे ही गांव वालों ने मुझे देखा कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरे बाबा के शर्मनाक जुर्म के बदले उन्होंने मुझे सड़क पर। उन दिनों हमारा घर मैदान जंग का सा समा पेश कर रहा था। माँ सारा दिन बाबा पर लफ्जों की बमबारी करती रहती थी और वह भी तीर चलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। वजह थी बढ़ती हुई महंगाई और बाबा की बहुत कम आमदनी। आजकल तो हालात ऐसे हो गए थे कि एक वक्त की रोटी खाकर इस बात की उम्मीद भी नहीं होती थी कि दोबारा खाना मिलेगा भी या नहीं। मुझे तो यही डर था कि उन हालात के चलते बाबा मुझे कॉलेज छोड़ देने का ही मशवरा न दे दे। परेशानी थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। बाबा को भी समझ आ गया था कि ऐसे गुजारा नहीं होने वाला। वे कहने लगे कि मैं अपने गांव जाऊंगा और वहां अपने किसी दोस्त से कर्ज पकड़ लाऊंगा। चलो कुछ वक्त तो सुकून से गुजरेगा। माँ ने बाबा की बात को सुना और कहा कि भूख और गरीबी में काटने से अच्छा है किसी का कर्ज लेकर बेहतर जिंदगी जिए। अगले ही दिन बाबा गांव के सफर पर रवाना हो गए थे। माँ ने हमसे कहा था कि दुआ करो तुम्हारे बाबा को कर्ज मिल ही जाए, ये ना हो कि ये उम्मीद भी हमसे छिन जाए। मुझे बस अपनी पढ़ाई की बहुत फिक्र थी, इसलिए मैं उठते बैठते दुआ करने लगी थी। खैर 2 दिन के बाद जब पापा वापस घर लौटे तो ये देखकर माँ और मैं दोनों ही हैरानी में आ गए थे कि उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद थी जिसकी उम्र लगभग मेरे ही जितनी थी। माँ गुस्से से बोली, घर में तो पहले ही भूखा मरने की नौबत है और खाने वाली को ले आए हैं। अपनी औलाद तो भूख में गुजर बसर कर रही है, अब ये कहो कि इस लड़की को कहाँ से खिलाओगे। माँ के दिमाग में अभी सिर्फ खाने की ही टेंशन चल रही थी, जबकि मेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा था। मैं सोच रही थी कि ये जवान और हसीन लड़की है, कहीं बाबा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। मैं सब कुछ सोच ही रही थी तब बाबा कहने लगे कि ये लड़की हमारी गांव की बेटी है। इसके बाप का देहांत हो गया था, ये मददगार और बेसहारा रह गई थी, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। घर के कामकाज में तुम्हारा हाथ बटाती रहे। हमारी नीलम तो वैसे ही कॉलेज जाती है और इससे छोटी शिल्पी स्कूल जाती है। तुम अकेली सब्जी रोटी करती हो तो मुझे अफसोस होता है। माँ बोली, तुम भी कमाल कर रहे हो। अब तो वह जमाना आने वाला है कि मुझे और मेरी बच्चों को खुद दूसरों के घरों में बर्तन मांजने के लिए जाना पड़ेगा और तुम हमारे लिए ही काम वाली लड़की ले आए हो। बाबा बोले, तुम हमेशा ही ऐसी मायूसी वाली बातें करती रहती हो। कुछ ही दिनों में मेरा दोस्त मुझे कर्ज दे जाएगा। दरअसल उसकी फसल बिकी नहीं है, जब बेच देगा तो मुझे पैसे पकड़ा कर जाएगा। तब तक हम किसी न किसी तरह गुजारा कर लेंगे। बाबा की बातें सुनकर माँ सुकून से हो गई थी, जबकि मेरा दिल बेइंतहा खुश हो गया था। पैसे मिल जाने थे जिसका यही मतलब था कि मेरी पढ़ाई अधूरी नहीं रहने वाली थी। माँ ने भी नौकरानी आ जाने का खूब फायदा उठाया था। माँ ने पूरे घर की सफाई करवाई थी, यहाँ तक के सालों से बंद पड़ा स्टोर रूम भी खुलवा कर साफ करवाया था। नए पुराने सब बिस्तर भी धुलवा दिए थे। माँ बहुत खुश थी। वह उठते बैठते यही कहती थी कि इस लड़की के आ जाने के बाद गंदी औलाद को काम कहने की मजबूरी खत्म हो गई है। ये तो बिना कुछ कहे ही सारा काम कर देती है। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, रोहिणी तुम्हारे पास है। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, इसका भला यहाँ क्या काम। रोहिणी हमारी नौकरानी का नाम था। माँ के चेहरे पर फिक्र ही फिक्र थी। वह खुद ढूंढ रही थी और बोली, अगर वह यहाँ भी नहीं है तो जा कहाँ सकती है। मैं बोली, माँ हुआ क्या है। माँ कहने लगी, मैंने सारा घर छान मारा है मगर रोहिणी कहीं भी नजर नहीं आ रही। तुमने उसको देखा है, कहीं भेजा है। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, यही कही होगी, उसने कहाँ जाना है। आप जरा ध्यान से तलाश करें, ये भी मुमकिन है कि वह काम के डर से किसी कोने में छिपी बैठी हो। माँ ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा था और बोली, वह कोई नीलम थोड़ी ना है जो काम से छुपती फिरे। इतना कहकर माँ मेरे कमरे से निकल गई थी। मैं फिर से अपने आप में बिजी हो चुकी थी, मगर फिर मुझे भी इस लड़की का ख्याल आया तो उठकर कमरे से बाहर आ गई थी। माँ और शिल्पी बहुत परेशान नजर आ रही थी, जबकि बाबा के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। मैं आगे बढ़कर बोली, क्या हुआ है, रोहिणी नहीं मिली। बाबा ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखा था।
वे कहने लगे, तुम सब की सब बेकार हो, एक लड़की का ख्याल नहीं रखा जाता तुम लोगों से, अपने अपने कमरों से निकलकर बाहर देखने की तो जहमत ही नहीं करनी होती। तुम सबको एक काम वाली लड़की क्या मिल गई थी, तुम लोगों के तो होश ठिकाने नहीं थे। अब करो ऐश, जब वह घर से भाग गई है तो। इसके चाचा ने बड़े मान से अपनी भतीजी मुझे सौंपी थी और ये भी कहा था कि मेरी बच्ची किसी लड़के को पसंद करती है। हमने उसकी छानबीन कराई तो ये बात खुली कि वह अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए हम अपनी बेटी को उससे दूर रखना चाहते हैं। आप कुछ वक्त के लिए हमारी बच्ची को अपने साथ शहर ले जाए, जो वह लड़के को भूल जाएगी तो हम उसे वापस घर ले आएंगे। मुझे तो लगा था कि यहाँ वह सुरक्षित रहेगी, मगर वह इधर से भाग गई। अब मैं इसके चाचा को क्या जवाब दूंगा। ये बात सच में बड़ी परेशान करने वाली थी। हम पर तो पुलिस केस भी हो सकता था। बाबा भी सोच सोच कर गुस्सा हो रहे थे। रोहिणी के चले जाने के बाद हमारे घर में जैसे सुकून खत्म हो गया था। हम सब हर वक्त घबराए से रहते थे कि अब पुलिस आई, हमें हर वक्त यही डर लगा रहता था। बाबा ने अपने दोस्त को बताया था कि उनकी भतीजी घर से भाग गई है। उन्होंने भी बाबा को बुरा भला कहा था और उन्हें ही इल्जाम ठहराया था। चंद दिन गुजर गए तो उनका फोन आ गया था। वह रोए और परेशान थे और बाबा से माफी मांग रहे थे। वे कहने लगे कि हमारी अपनी बच्ची में ही कसूर था, इसलिए तो उसे आपके साथ भेजा था, मगर उसने झूठा नाटक किया था। रोहिणी के चाचा की ऐसी बातें सुनकर बाबा की फिक्र खत्म हुई थी। हम बहनें भी खुश हो गई थी कि बाप के सर से मुसीबत टल गई थी। उसी दिन बाबा का दोस्त उन्हें कर्ज की रकम भी दे गया था। बाबा ने जब ये बात बताई तो घर में खुशियां फैल गई थी। माँ कहने लगी, आप कितने पैसे लेकर आए हैं। बाबा हंसकर बोले, इतने कि चंद महीने तुम बहुत आराम से गुजार सकोगी। बाबा ने माँ के हाथ पर 50,000 रख दिए थे और बोले, इन पैसों से अपने लिए और बच्चों के लिए कपड़े बना लो। माँ का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। हमने कभी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। हमारे घर में शुरू से ही गरीबी का राज था, मगर जब से महंगाई ज्यादा हुई थी तब से बहुत ही बुरे हालात हो गए थे। फिर मेरे कॉलेज की फीस भी ज्यादा थी। हम तीनों माँ बेटियां बाजार की तरफ चल दी थी। हमने अपनी पसंद की काफ़ी चीज़ें खरीदनी थी। फिर जब भूख लग गई तो खाना भी बाहर से ही खा लिया था। पैसे एक बहुत बड़ी नेमत है। पैसे के साथ ज़िंदगी के नए नए मसले हल हो जाते हैं। बाबा हम पर खूब पैसा खर्च किया करते थे। माँ को बिना मांगे ही वे बहुत सारे पैसे देते रहते थे। हम बहनों के मुंह से भी जो चीज़ निकलती थी फौरन उसे दिलवा देते थे। पहले हमें घर से निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, अब तो माँ सहेलियों के घर भी जाने की इजाज़त दे दिया करती थी। आज शाम मेरी सहेली पलक की बर्थडे थी। वे बहुत ही अमीर और खाते पीते लोग थे। उसने कॉलेज के सभी दोस्तों को अपने घर पर इनवाइट किया हुआ था। मैंने माँ से कहा कि मैं भी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हूँ। माँ ने फौरन हामी भर ली थी। वो कहने लगी, ठीक है तुम चली जाओ। माँ ने न सिर्फ मुझे जाने की इजाज़त दी थी, बल्कि बाबा से तोहफे के लिए पैसे भी दिला दिए थे। मुझे तो अपनी ज़िंदगी के इस काया पलट की समझ ही नहीं आ रही थी। ये दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। कहने को तो हम रईस खानदान में से थे। मेरे दादा का नाम लोगों में शामिल था। काफ़ी ज़मीनें थी हमारे पास। फिर यूँ हुआ कि बाबा की शादी माँ से हो गई थी। वह गांव में रहना नहीं चाहती थी। वह अलग किस्म की औरत थी। वह गांव के सुझाव से निकलना चाहती थी। उन्हें अपनी बेटियों का भविष्य बनाना था। इसलिए बाबा को इस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो चुकी थी कि गांव की ज़मीन वगैरह बेचकर हम शहर शिफ्ट हो जाते हैं। जब वे लोग शहर आए तो उनके पास बहुत सा पैसा था। उन्होंने बहुत अच्छा वक्त एक साथ गुजारा था, मगर क्योंकि हम दोनों बहनें अभी बहुत छोटी सी थी, इसलिए हमें याद ही नहीं कि हम पर कभी अच्छा वक्त भी गुजरा है। खैर, मैं शाम में खूब महंगा सा तोहफा लेकर अपने दोस्त के घर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी सभी दोस्तों और साथियों को बुला रखा था। मैं एक कुर्सी पर बैठी खुद को अमीर जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से एक लड़का मेरी टेबल के पास आकर खड़ा हो गया था। वे कहने लगा, मैं इस खाली कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। इजाज़त दे देना ठीक है या ये कह दूँ कि इधर ना बैठो। मगर मैं ऐसा कहने से डर रही थी कि कहीं उसे मेरी क्लास का अंदाज़ा न हो जाए कि मैं किस किस्म के घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने बस सर हिला दिया तो वह लड़का मेरे बराबर आकर बैठ गया था। कहने लगा, आप मेरा नाम जानती है? मेरा नाम फैज़ल है और मैं पलक का कज़न हूँ। आप जब से पार्टी में आई हैं, मैं चाहकर भी अपनी नज़रें आप पर से हटा नहीं सका। मैंने खुद को रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर आपके हुस्न के आगे बेबस हो गया हूँ, इसलिए आपसे बात करने आ गया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना?
मैंने ज़िंदगी में पहले कभी इस किस्म की बातें नहीं सुनी थी, इसलिए आज दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। फैज़ल मुझसे बातें कर रहा था और मैं बस सिर हिलाती जा रही थी। फिर घर वापसी का वक्त हुआ तो पलक ही मुझे अपने कज़िन फैज़ल के साथ घर छोड़ने आई थी। ये शाम मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन शाम थी। मुझे नए जज्बात मिले थे। अगले दिन कॉलेज में मुझे पलक ने बताया था कि इसका कज़न तो बस मेरी ही बातें करता जा रहा है। वह मुझसे बहुत इम्प्रेस हुआ था और मेरा नंबर मांग रहा था। पलक ने उसे मेरा नंबर भी दे दिया था। अगले ही दिन मुझे फैज़ल के मैसेजेस आने लगे थे। उसने मुझसे अपनी बेताबी का इजहार किया था और ये भी कहा था कि वह मुझसे प्यार करने लगा है। मैं हैरान थी कि एक ही मुलाकात में प्यार कैसे हो सकता है भला। खैर जो भी था, मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी फैज़ल के साथ बातें करने लगी थी। इसने मुझे बताया था कि वह शहर की सबसे बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसने मुझसे भी कहा था कि तुम अपना कॉलेज ख़त्म करके मेरी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लेना। मुझे फैज़ल इस कदर अच्छा लगने लगा था कि वह जैसे कहता था मैं वैसा ही करने लगी थी। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए थे, अब बस रिज़ल्ट का इंतज़ार था। मैंने बाबा से कह दिया था कि मैं तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर बाबा के चेहरे पर परेशानी आई थी। वे कहने लगे, नीलम, तुमने जितना पढ़ लिया है उतना ही बहुत है। अब तो मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर देना चाहता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं बोली, बाबा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हासिल करे बिना शादी नहीं करूँगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अभी तक मुझे फैज़ल ने शादी का कोई ऑफ़र नहीं किया था। उसने एक दो बार बातों ही बातों में मुझसे कहा था कि वह पढ़ाई पूरी करके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई फ़ैसला करेगा। बाबा मेरी बात सुनकर चुप कर गए थे। इधर फैज़ल मुझसे मिलने की ज़िद कर रहा था, मगर अभी मैं हिचकिचा रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या इस तरह मिलना सही रहेगा, क्योंकि माँ ने सारी ज़िंदगी हम पर बहुत सख्ती की थी। उन्होंने सही और गलत को हमारे दिमाग में फिट कर दिया था। अब ये बात है कि माँ पैसे की चकाचौंध ज़िंदगी में इस कदर खो चुकी थी कि उन्होंने हमें रोकना टोकना भी छोड़ दिया था। मैं इसी कश्मकश में उलझ गई कि मुझे फैज़ल की बात मान लेनी चाहिए या उसे टाल देना चाहिए। उन्हीं दिनों बाबा कहने लगे कि मैं चंद दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूँ। मुझे गांव की फ़िज़ाएं बहुत याद आती है। मैं शहरी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। एक हफ्ता रहूँगा और फिर लौट आऊँगा। बाबा चले गए थे तो पीछे से मैंने भी फैज़ल से मिलने का फैसला कर लिया था। न जाने बाबा के जाने के बाद मुझे आज़ादी का एहसास क्यों हो रहा था। हालांकि उन्होंने तो हम पर कभी किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। फैज़ल ने मुझे एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था। फिर उसने मुझसे कहा कि आज का पूरा दिन तुम मेरे नाम कर दो। मैंने हामी भर ली थी तो वह मुझसे कहने लगा कि मैं तन्हाई पसंद सा इंसान हूँ। मुझे इस कदर शोर और गुल में मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें अपने दोस्त के फ्लैट में लेकर चलता हूँ। फैज़ल की बात सुनकर मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी थी। मैंने इनकार कर दिया तो फैज़ल ने मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहा, मैं इस इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। मैं बोली, दरअसल मुझे घर जल्दी जाना है, माँ मेरे लिए फ़िक्र कर रही होगी। फैज़ल बोला, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? पहले तो तुम सारा दिन मेरे साथ गुजारने पर राजी थी और अब अचानक से तुम्हें याद आया कि तुम्हारी माँ परेशान होगी। मैं चुप ही रही थी तो फैज़ल कहने लगा, जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। आज मैं दोस्ती ख़त्म करता हूँ। फैज़ल की बात सुनकर तो मैं अपने होश में ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, फैज़ल, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी सी बात पर रिश्ते ख़त्म नहीं किए जा सकते। फैज़ल खामोश ही रहा था। मुझे लगा था कि अगर आज वह सब ख़त्म करके चला गया तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने फैज़ल की आंखों में आंखें डाल कर कहा कि मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। फैज़ल खुश हो गया था और यूँ हम दोनों उसके दोस्त के फ्लैट पर मौजूद थे। फैज़ल ने मेरे लिए चाय बनाई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत गहरे राजों से वाकिफ़ किया था। वह कहने लगा, हम दोनों हमेशा इतनी शोर वाली जगह पर मिले हैं कि मैं तुम्हें अपनी हकीकत तो दिखा ही नहीं पाया। मेरे वजूद पर बहुत से दाग है। मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही बाबा के दोस्त के साथ भाग कर शादी कर ली थी। मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। मैं बहुत अकेला रहा हूँ। फैज़ल मुझे अपने आप ही सब कुछ बताता जा रहा था। इसकी बात सुनकर मुझे उससे और मोहब्बत हो गई थी। मैंने खुद से फैसला किया था कि मैं इस टूटे हुए इंसान को जोड़ने की भरपूर कोशिश करूँगी। वह दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन था। मैं फैज़ल के साथ फ्लैट में जाने से इसलिए हिचकिचा रही थी क्योंकि मैंने बहुत अजीब सी बातें सुन रखी थी कि लड़के लड़कियों को धोखे से किसी दोस्त के घर ले जाते हैं और फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद कर देते हैं। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
फैज़ल ने तो मेरा हाथ तक नहीं थामा था। मैंने शुक्र किया था कि मैं फैज़ल के साथ वहाँ चली गई थी। मैं मोहब्बत के इस मुकाम पर पहुँच चुकी थी कि मैं फैज़ल को उसकी गहराई तक जानना चाहती थी। आज उसने मेरे साथ जो राज शेयर किए थे, उसने मुझे अपनी नज़रों में बहुत ख़ास बना दिया था। मैं घर लेट ही पहुँची थी। मुझसे किसी ने ये भी नहीं पूछा था कि नीलम, तुम आज सारा दिन कहाँ रही हो। 3 दिन के बाद बाबा गाँव से वापस आ गए थे। हैरत की बात तो ये थी कि इस बार भी उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की मौजूद थी। ये लड़की तो मुझसे भी छोटी थी। बाबा ने बताया कि वह लड़की काम के लिए लेकर आए हैं। माँ ये बात सुनकर खुश हो गई थी। वे कहने लगी कि गांव की लड़कियां बहुत तगड़ी होती है और घरदारी से अच्छी तरह वाकिफ होती है। ये लड़की देखने में तो काफ़ी मासूम सी थी, मगर बाबा ने कह दिया था कि इस पर पूरी नज़र रखने की ज़रूरत है, कहीं से भी शहर की हवा न लग जाए। बाबा की बात सुनकर हम सब हैरत में आ गए थे। हम नहीं चाहते थे कि और एक काम वाली लड़की से हाथ धो बैठे, मगर हमारी सारी बातें नाकाम हो गई थी। वह लड़की एक रात हमारे घर से भाग गई थी। न जाने वह कहाँ चली गई थी। जब हम सुबह सोकर उठे तो घर में मौजूद नहीं थी। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन अब की बार माँ काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। वह कहने लगी कि तुम कैसी कामवाली लेकर आते हो जो फौरन भाग जाती है। अब वे खुद हैरान थे कि न जाने वे गांव की अनपढ़ लड़कियां शहर में आकर इतनी तेजी कैसे दिखा देती थी। न जाने वे शहर के रास्तों से कैसे वाकिफ हो जाती थी, जो कुछ दिनों में हमारे घर से भाग जाया करती थी। इस लड़की के जाने का भी हमें बहुत अफसोस था, मगर कहते हैं ना कि मुश्किल के साथ आसानी है। हमारे घर से एक लड़की भाग गई थी। हमें बहुत फिक्र थी कि आगे क्या होगा, मगर ऊपर वाले ने हमें आसानी कर दी थी। उन्हीं दिनों बाबा के किसी रिश्तेदार ने बाबा को अच्छी खासी रकम ये कहकर दी थी कि मैंने ये पैसे तुम्हारे बाबा से उधार लिए थे, सारी जिंदगी हम पर गरीबी रही, इसलिए लौटा नहीं सके। अब मेरे बेटे कामयाब हो गए हैं तो मैं ये पैसे वापस करने आ गया हूँ। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोले, नीलम, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाली बात सुनकर परेशान हो गया था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर तुम्हें आगे कैसे पढ़ा था। तुम बहुत नसीब वाली हो मेरी बेटी। देखो, तुम्हारे हिस्से का पैसा खुद चलकर हमारे घर के दरवाजे तक आ गया है। बाबा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी। मैंने ये खुशखबरी फैजल को भी सुना दी थी। वह बहुत खुश हो गया था। फिर वह दिन भी आ गया था जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। अब मेरा और फैजल का सारा वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजरता था। जब कभी कभार वे बहुत उदास हो जाता तो मुझे यूनिवर्सिटी से अपने दोस्त के फ्लैट पर ले जाता था। फिर वह मुझे अपने बचपन के किस्से बताता था। मैं इसको हौसला देती रहती थी। एक बहुत ही खूबसूरत दिन फैजल ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसने मुझे कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आई और गई है, मगर कोई भी मेरे दिल में वह जगह हासिल करने में नाकाम रही जो तुम्हारी है। मैं तो खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मुझे लगा था कि अब जिंदगी में चैन ही चैन लिखा है। मुझे कहाँ अंदाजा था कि जिंदगी पलटा खाने वाली है, मुझे पाताल की गहराइयों में फेंकने वाली है। हुआ कुछ यूं कि बाबा एक बार फिर से गांव जाकर हमारे लिए काम वाली ढूंढ लाए थे, मगर कुछ ही रोज के बाद ये भी घर से भाग गई थी। अब तो गांव वाले बाबा के मुंह तक आने लगे थे। वे बाबा से अपनी लड़कियों का तगाजा कर रहे थे। बाबा बेचारे अब उनको कहाँ से ढूंढते। बाबा ने फैसला कर लिया था कि हम शहर ही बदल लेंगे, और हमें भी सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी हमारे गांव नहीं जाएगा। मुझे भी गांव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल बात ये थी कि मैं शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी थी और सबसे बढ़कर यहाँ फैजल था। मैंने अपनी पढ़ाई वाला मसला बाबा के सामने रखा तो वो कहने लगे कि शहर छोड़कर जाना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। अब तुम नहीं जाना चाहती तो कुछ दिनों के लिए किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। जब हालात ठीक हो गए तो हम वापस आ जाएंगे। मुझे ये मशवरा अच्छा लगा था। फैजल इस बात से बेफिक्र था कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जा रही। माँ और बाबा शिल्पी के साथ दूसरे शहर चले गए थे। मुझे फैजल के साथ वक्त गुजारने की खुली छूट मिल गई थी। हम हर पल हर लम्हा साथ साथ रहते थे। एक दिन फैजल का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि मेरी पहली हालत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से मेरे ठिकाने पर पहुंचो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं मान गई थी। फ्लैट पर पहुंची तो फैजल बुरी तरह से रो रहा था। वो मुझे बता रहा था कि आज मैंने अपनी माँ को देखा, वह अपने दूसरे बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उसे तो मैं याद भी नहीं। मैंने फैजल का हौसला बढ़ाया था, उसको हमदर्दी दिखाई। वह सुकून से हो गया था। उठकर मेरे लिए चाय बनाने चला गया था। हम दोनों ने मिलकर चाय पी। फिर मैं गहरी नींद सो गई। न जाने कैसे जब मैं सोकर उठी तो पता चला मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ।
मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। फैजल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उसे इल्ज़ाम देकर उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। फैजल ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वह कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस वक्त बहुत दिमागी परेशानी से गुजर रहा था। फिर फैजल कहने लगा कि हम दोनों ने वैसे भी शादी कर ही लेनी है, इसलिए इस वाक़ये को भूल जाओ। मैं फैजल से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसकी बात मान ली थी। उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी वालों ने एक ट्रिप अरेंज किया था। वे किसी गांव में हमें लेकर जाना चाहते थे। मुझे गांव जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे फैजल ने मजबूर किया था। वह कहने लगा, मैं कभी गांव नहीं गया, हम इकट्ठे जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने फैजल की बात मानी। हम गांव के सफ़र पर रवाना हो चुके थे। मुझे क्या अंदाज़ा था कि हम इस गांव में चले जाएंगे जो हमारा खुद का गांव था। मैंने सब कुछ पहचान लिया था कि न जाने अब क्या होगा। मुझे भी एक औरत ने पहचान लिया था। कहने लगी कि तुम चौधरी की बेटी हो ना। मैं घबरा गई थी। वह औरत मेरा जवाब सुने बगैर ही चली गई थी और फिर देखते ही देखते वो और सब गाँव वालों को भी ले आई थी। गांव का सरपंच भी इधर आ गया था। मेरी यूनिवर्सिटी वालों के सामने क्या तमाशा बन चुका था। गांव की सड़क पर ही ये सरपंच बोला कि चौधरी इस गांव की 3 बच्चियों को यहाँ से ये कहकर ले गया कि वह उन्हें शहर में नौकरी दिलवा देगा, मगर कुछ ही दिनों बाद वह कह देता कि लड़कियां तो घर से भाग गई है। ये बात हमारे लिए बर्दाश्त करने काबिल नहीं थी। पुलिस को हमने बीच में डाल लिया तो पता चला कि वह तो हमारे गांव की बच्चियों को पैसों के बदले बेच रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा तो पता चला कि वह तो फौरन फरार हो चुका है। अब हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारा बाप खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर देता। गांव के सरपंच ने इशारा किया तो गांव की 2 मोटी मोटी औरतें मुझे खींचती हुई हवेली में ले गई थी, जहां मुझे एक अंधेरे से कमरे में बंद कर दिया गया था। मैं तो बहुत बुरी हालत में थी। एक ही वक्त में मुझ पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरा बाप क्या सच में इतना बुरा शख्स था? वह पैसों के बदले दूसरों की बच्चियों को बेचता था। फिर मैं अपने दोस्तों के सामने भी तो बेइज्जत हो गई थी। फैजल के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। चंद रोज मैं ऐसे ही बन रही थी। मुझसे मेरे बाप का ठिकाना पूछा गया तो मैंने बता दिया था, क्योंकि मैं एक मुजरिम का साथ नहीं देना चाहती थी। पुलिस ने छापा मार कर बाबा को गिरफ्तार कर लिया था। बाबा ने बयान दिया कि उन्होंने तीनों लड़कियों को कोठे पर भेज दिया था। ये तो शुक्र था कि उन्हें वापस ले आया गया था। मुझे भी गांव के सरपंच ने छोड़ दिया था। मैं वापस आ गई। फैजल ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। वह कहने लगा, तुम मेरे लिए बेकार हो गई हो, जाओ यहाँ से। मैं उसके कदमों में गिर गई और बोली कि मेरे बाप ने जो कुछ किया उसमें मेरा क्या कसूर? मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे सजा मत दो। फैजल कहने लगा, दरअसल मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ वक्त गुजार ही रहा था। मेरी एक फैमिली है। मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम्हारी हमदर्दी समेट कर तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता था। तुम्हारा बाप दूसरों की बेटियों की इज्जत नीलाम कर रहा था। फिर बताओ भला तुम्हारे साथ कैसे कुछ बुरा ना होता। मैं चुपचाप वहां से लौट आई थी। इस किस्से को 7 बरस गुजर गए हैं। माँ का देहांत हो गया है। बाबा भी अभी तक जेल में है। मैं और शिल्पी बाबा के गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। हम दोनों बहुत मजबूर और मददगार हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों की अपनी बेटियां हैं वे कभी किसी के साथ बुरा ना करे, जुल्म ना करे। जुल्म लौट कर सामने ज़रूर आता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।